सर मैंने तो बाकी लोगों ने? राहुल, शुभम, ओंकार? मतलब AWS को टच भी नहीं किया क्या किसी ने? बाकी जो बेसिक सर्विसेज वगैरह होता है, कुछ थेरेटिकल रीड करना नहीं या सर नहीं। ओके, किसी ने किया होगा बट को सेशन में बताते नहीं है। एनीवेज ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। या कोई जनरल बता पाएगा कि EC2 हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कोई भी सर्वर्स? जनरली सर एक सिस्टम एक्सेस के लिए हम EC2 लाइक कोई जैसे कि हम एक फिजिकल सिस्टम खरीदते हैं मार्केट से, वैसा ही हम हम्म क्लाउड से वर्चुअल हम्म, सिस्टम बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जाके बराबर है, बट EC2 उसका यूज किस चीज के लिए हम करते हैं? यूज हम सर जैसे EC2 का यूज लाइक प्रोग्रामिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए हम्म कर सकते हैं। ओके, और कोई बता पाएगा और क्या कर सकते हैं EC2 के साथ? EC2 का छोड़िए, एक जनरल भी ले लीजिए ना, VMware वगैरह जो भी VM है, या कोई हमारा लैपटॉप है, या फिर कोई मशीन है विंडोज का, सॉरी विंडोज या लिनक्स का, तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं हम, और क्या क्या कंपोनेंट आता है कॉन्फ़िगरेशन वाइज? ये तो जनरल क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, हम्म प्लस एप्लीकेशंस बहुत सारे। अगर हमको जनरल डे टू डे कुछ यूज करना है जैसे कि वर्ड फाइल एक्सेस या समथिंग म्यूजिक या ब्राउजर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। या करेक्ट। ओके, सो EC2 के लिए बेसिकली, EC2 क्या है, अगर AWS वर्ल्ड में देखेंगे फुल फॉर्म, तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, विच इज सिमिलर टू योर VMware, VM बॉक्स और योर फिजिकल मशीन। तो कंपोनेंट उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि देखा जाए तो आपका CPU पावर हो गया, मेमोरी पावर हो गया, प्रोसेसर, देन योर OS कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी स्टोरेज पार्ट आ गया, आपका नेटवर्क कार्ड आ गया। नेटवर्क कार्ड इन द सेंस, यहाँ पे तो वर्चुअल बॉक्स है तो वहाँ पे आपको IP एड्रेस वगैरह मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी OS जो हम इंस्टॉल करते हैं उसमें विंडोज या लिनक्स जो भी रहेगा, ठीक है। एंड देन AWS के अंदर एडिशनली हम वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी आता है, जो फायरवॉल रूल्स हम उसको बोल सकते हैं। किसी भी ट्रैफिक को ओपन करने के लिए फॉर स्पेसिफिक IP एड्रेस वी यूज सिक्योरिटी ग्रुप्स देयर। ओके, so these are the components for the EC2 इंस्टेंस। एंड यूज केसेस अगर देखा जाए कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, अभी रियल टाइम बेस पे अगर सिनेरियो लेके चले, तो लाइक योर वेबसाइट होस्टिंग हम कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी एनी फॉर्मेट, आपका जो भी रहेगा, बैक एंड या फ्रंट एंड का एप्लीकेशंस, .NET बेस, Node.js बेस, या कुछ जावा बेस, या और कुछ है, PHP HTML वगैरह, जो भी पेजेस, एनी फॉर्मेट में जो भी रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एप्लीकेशन डिजाइन किया होगा आपका, वो हम होस्ट कर सकते हैं इन द सिंपल टर्म्स। ओके, आपका एप्लीकेशन। बाकी आप EBS, जब हम सर्वर बनाते हैं तो उसके साथ EBS वॉल्यूम भी बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए, तो वहाँ पे डेटा भी स्टोरेज कर सकते हैं हम। डेटा कैन बी एनी फॉर्मेट, लाइक योर वीडियो फाइल, एनी इमेजेस फाइल, और एनी डॉक्यूमेंट फाइल, समथिंग, एनी फाइल्स। ओके, स्टोरेज भी एक पर्पज हो गया। बाकी चीज़, आप कुछ डेली बेसिस पे कुछ डॉक्यूमेंट रखना है या बैकअप स्टोर करना है उस पर, तो वो भी पर्पस हो सकता है उसका, ठीक है। अलग अलग यूज केसेस है जो कि हम यूज करते हैं। मेजरली तो एप्लीकेशन होस्टिंग, उसके लिए, उस चीज़ के लिए हम करते हैं, या फिर कभी कुछ रन करने के लिए भी यूज करते हैं, शेड्यूलर्स। ओके, सो दीज आर द मेजर यूज केसेस। अभी जब रियल टाइम पे हम कोई भी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, या फिर अगर हम पर्सनल लाइफ का अगर देखें कुछ एग्जांपल्स, जब हम मार्केट में जाते हैं लैपटॉप्स वगैरह परचेस करने के लिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहता है शॉप के लिए, जो भी शॉप ऑनर्स हैं, या फिर उनका क्वेश्चन हमें क्या रहता है कि लैपटॉप तो चाहिए, बट क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है उनका? कैन एनीवन गेस? या पर्पस पर्पस क्या है, हम्म आपको यूज क्या है, गेमिंग है या आपका हम्म एजुकेशन पर्पस, उस हिसाब से ओके, आपका उसके अलावा? कॉस्ट भी बजट देख के। हाँ हाँ, यस यस, और भी एक चीज, मेन चीज पूछते हैं ना।
कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए? Right. So these are the main factors which before creating the EC2 instance, जब भी हम कोई instance launch करते हैं तो हम directly blank मतलब that is not a good practice कि blindly हम कुछ भी बना दें वहाँ पे जाके, ठीक है। तो रियल टाइम बेस भी वही चलता है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो क्लाइंट से या फिर इंटरनल टीम डिस्कशन के साथ, कि पहले तो यूज केस डिफाइन होता है कि क्या यूज केस है। लाइक अगर नॉर्मल एप्लीकेशन होस्ट करना है तो उस तरह का इंस्टेंस हम डिसाइड कर सकते हैं कि छोटा लेना है बड़ा लेना है। देन आपका ट्रैफिक हो गया, लेट मी ड्रॉ हियर। पहला तो आ गया आपका यूज केसेस, ठीक है, क्योंकि ये तो जरूरी है यूज केस क्या है, आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा बजट कॉस्टिंग। तीसरा हो गया आपका ट्रैफिक फ्लो क्या होने वाला है, ठीक है, ट्रैफिक फ्लो। यूज केसेस में आप अलग से ये भी बोल सकते हो कि एप्लीकेशन नेचर क्या रहेगा, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई नॉर्मल एप्लीकेशन है, और उसका ट्रैफिक पैटर्न कैसा रहेगा कि आपका, जैसे कि अगर ई कॉमर्स का अगर मान के चले फ्लिपकार्ट अमेजोन या और कोई भी वेबसाइट जो भी है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग सेल चलाते हैं बार बार, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमें स्केलेबल बनाना पड़ेगा। सो इसलिए हमें यूज केस जानना पड़ेगा कि क्या है। देन ट्रैफिक फ्लो कितना रहेगा। जस्ट नॉर्मल एप्लीकेशन है, लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं। कुछ एप्लीकेशन हो सकता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही यूज हो, जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। कुछ पोर्टल्स आपने अगर ऑलरेडी जो पीपल वर्किंग है तो वो जानते होंगे कि जो इंटरनल्स आपका जो भी पेरोल सिस्टम होगा या कोई सिस्टम होगा वहाँ से टिकट रेस करने का, या फिर जो भी इंटरनल विद इन रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप आपका एम्प्लॉय पोर्टल वगैरह देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, वैसा कुछ पोर्टल हो सकता है इंटरनल, जहाँ के हम ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनल है, जो सिर्फ एम्प्लॉय यूज़ करते हैं जब ज़रूरत होगी। ओके। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है, एक्सटर्नल फेसिंग, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ सेल वगैरह चले, या एप्लीकेशन कुछ अगर रिजल्ट है, लेट्स से मान लो कि कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो जब रिजल्ट आना हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, तो वो हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं उसमें, ऑटो स्केल लेके या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके, जो भी है वो हिसाब से हम उसको सर्वर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चाहिए इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं बिफोर लॉन्चिंग। देन आपका जो डेटा रहेगा एप्लीकेशन होस्टिंग के लिए, वो उसका साइज कितना रहेगा, ताकि वो हिसाब से आप स्टोरेज अटैच कर पाओ, जो ईबीएस वॉल्यूम हम बोलते हैं ना, स्टोरेज, ठीक है। क्योंकि स्टोरेज में क्या होता है ना, लिमिटेशन। लेट्स से आपने अगर 100 GB बाय मिस्टेकली आपने लॉन्च कर दिया, EC2 जब बनाते हो आप हार्ड ड्राइव, उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर आपको पता चला बाद में कि आपके पास ओनली 1 GB डेटा एप्लीकेशन का डेटा है, और आपने अननेसेसरी 100 GB का सर्वर बना लिया, तो ये आप ना रिड्यूस नहीं कर पाओगे। अगर आपको वापस 10 GB करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इन AWS। ओके। अगर आपने 10 GB कर लिया, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, 30 GB 40 GB जो भी है, दैट इज पॉसिबल, बट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये लिमिटेशन है, तो वो भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टोरेज गो विद द मिनिमम वन, विच इज अगर आप लिनक्स का मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, OS ले रहे हो, तो वो मिनिमम बाय डिफॉल्ट जो है ना 8 GB लेगा। विंडोज का कर रहे हो तो वो आपको लेगा 30 GB, आई गेस। ये कुछ OS भी खुद के लिए रिजर्व रिजर्व रखता है ना कुछ स्पेस, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट स्टोरेज होता है। इसके इससे ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो, आपको कितना चाहिए। बट सब कम नहीं कर सकते, जैसे 100 GB कम नहीं कर सकते, यस यस। मतलब एक बार हमने लॉन्च कर दिया है और हम देख रहे हैं कि हमें उतना जरूरत नहीं है, तो हम कम नहीं कर सकते। नहीं, स्टोरेज कम नहीं कर सकते, बट इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन कम कर सकते हो। इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, आपका रैम हो गया, हाँ, रैम और CPU, जो CPU इंस्टेंस टाइप बोलते हैं ना AWS के अंदर, वो आप कम कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। बट स्टोरेज कम स्टोरेज नहीं आप, कर। हाँ स्टोरेज कम नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए कुछ इंस्टेंस बना रहे हो ना, तो गो विद द मिनिमम हार्ड ड्राइव स्टोरेज, लाइक 8 GB और 10 GB। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको 10 GB का 20 GB करना है, तो बस अगर लिनक्स का है तो कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, विंडोज़ का है तो कुछ ग्राफिकल विजार्ड से आप कर सकते हो, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि ये रियल टाइम सिनेरियोज हो सकते हैं। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको ये सिचुएशन अगर दिया जाए कि स्टोरेज बढ़ा सकते हैं क्या विदाउट टेकिंग एनी डाउन टाइम, सो यस, आपको इसके लिए ना कोई डाउन टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
और आप ये जो चेंजेस रहते हैं वो रियल टाइम में मीन्स EC2 स्टॉप करके ही कर सकते हैं ना हम चेंज? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है स्टॉप करने की। मतलब इसमें स्टोरेज इंक्रीज करने में डाउन टाइम की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके। इन द सिमिलर लाइन और भी क्रॉस क्वेश्चन एक आ सकता है आपको जब आप इंटरव्यू कोई देंगे ना, तो इंटरव्यू पैनल माइट आस्क यू। लेट मी ओपन द सेकंड बोर्ड। यहाँ पे वो हम आगे कवर करेंगे जब लोड बैलेंसर पढ़ाऊंगा ना मैं, तो उस टाइम पे। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन यह आ सकता है आपको कि ये आपका सेटअप है, यहाँ पे लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर के अंदर आपका दो सर्वर्स है मान लो, ठीक है। ये आपका हो गया EC2 1, ये हो गया आपका EC2 सेकंड वाला, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपको सिनेरियो बेस जब आप भी फेस करोगे इंटरव्यूज। सो विदाउट टेकिंग, अभी जो नॉर्मल अगर स्टैंड अलोन सर्वर्स है ना आपका EC2, इसका अगर लेट्स से कि आप T3 माइक्रो यूज कर रहे हैं, ये T3 माइक्रो से कंफ्यूज मत होना, ये जस्ट एक इंस्टेंस फैमिली है, लाइक कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं ना, कि मेमोरी कितना है, CPU कितना है, ठीक है। आई विल शो यू दैट कि इसका और क्या इसमें रहता है, क्या क्या रहता है। बट इन शॉर्ट मैं बता दूं, इसमें CPU और रैम रहता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो भी अलग अलग सीरीज होती है ना उसमें और यूज केस के हिसाब से हम वो डिसाइड कर सकते हैं C4 लेना है, C5 या जो भी T2 सीरीज है, ठीक है, T सीरीज वाला। तो सिंगल सर्वर अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो इसको विदाउट डाउन टाइम आप नहीं कर सकते। जब आप इंस्टेंस आपको बढ़ाना है लाइक T3 मीडियम से, T3 मीडियम में मान लो कि आपका 2 GB रैम है और लेट्स से कि 2 कोर है फॉर एग्जांपल, इसको आपको बढ़ा के करना है 4 GB रैम और 4 कोर्स, 4। तो इसको जो प्रोसेस है नॉर्मल क्या होता है, इसको इंस्टेंस को आपको स्टॉप करना पड़ता है पहले, देन इसका इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, वहां पे ऑप्शन रहता है, आई विल शो यू दैट। वो चेंज करके फिर आपको सर्वर स्टार्ट करना होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अगर एंट्री पैनल आपको आपसे पूछे, सो विदाउट स्टॉपिंग द सर्वर्स और विदाउट टेकिंग एनी डाउन टाइम, हाउ यू कैन इंक्रीज द सर्वर कैपेसिटी और रिड्यूस द सर्वर कैपेसिटी, ओके। तो इस केस में एक ही ऑप्शन हमारे पास रहेगा कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बैलेंसर के अंदर है, ओके, देन आपको क्या करना है, लेट्स से कि ये सर्वर T3 में माइक्रो है, तो दोनों सर्वर तो ऑब्वियसली T3 माइक्रो ही रहेंगे जब वो लोड बैलेंसर के अंदर है, ठीक है। सर ये T3 माइक्रो क्या है? हाँ वही इसलिए मैंने बोला कि मैं आप बताता हूँ, डोंट वरी। तो ठीक है, हम पहले वहीं से स्टार्ट और सर करते हैं एक ताकि वो क्लियर हो जाए। EC2 है वो अपना कैपेसिटी एरर रहता है ना, मतलब क्लाउड के ऊपर जिसके ऊपर हम प्रोजेक्ट का ऐसे करते हैं, क्या रहता है कैपेसिटी? कैपेसिटी रहता है ना क्लाउड के ऊपर। हाँ वो एक VM बॉक्स रहता है ना। ओके। अभी EC2 का जनरल में इंस्टेंस टाइप्स ये क्या है, इसमें AWS लैंग्वेज में इंस्टेंस टाइप बोला जाता है, जो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि लेट्स से कि आप कोई सिस्टम लेने जा रहे हो या लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो हम कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं ना उनको, या फिर शॉप वाला पूछता है कि आपको यूज केस क्या है और कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह का AWS ने उसके अलग हिसाब से अलग, हम अपना एडजस्ट करें। ओके। हाँ, तो वो हिसाब से AWS वालों ने क्या किया है, अलग अलग यूज केस के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड किए हैं यहाँ पे। जनरल पर्पस, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, बाकी ये सब चीजें, स्टोरेज, HPC वगैरह जो भी हाना सैप हाना वगैरह यूज होता है ना, उसके लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जस्ट ग्रुपिंग किया हुआ है अलग अलग, ठीक है। अभी जनरल पर्पज में क्या होता है, क्रेडिट बेस पे चलता है। यहाँ पे आपको सीरीज मिल जाएगा जो फेमस रहता है, T2 सीरीज, T3 सीरीज और ये बाकी M वाली सीरीज, ओके। अगर आपको इसमें डिटेल पढ़ना है कि इसमें क्या क्या आता है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पे कि CPU वगैरह ये लोग क्या प्रोसेसर यूज करते हैं, जो भी हम लैपटॉप को चेक करते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ माय दिस PC पे, तो यहाँ पे हमें पता चलता है, जनरली हम आप लोगों ने देखा भी होगा कॉन्फ़िगरेशन चेक करते टाइम। देखो यहाँ पे दिखता है ना, इंटेल कोर i5 वगैरह जो भी गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, रैम वगैरह कितना है। सेम जब हम कोई भी इंस्टेंस टाइप परचेस करने जाते हैं ना, इधर गया, इधर, हाँ, यहाँ पे आपको वो डिटेल्स के अंदर जो भी आप क्लिक करोगे ना, लेट्स से T2 T3, तो यहाँ पे उसका प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर नीचे आते हो, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंस फैमिली जो मिल जाएगा इसका,
T3 नैनो, T2 माइक्रो, ये इनका जो स्टैंडर्ड है, इन लोगों ने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, एज सिंपल एज। इससे आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें जस्ट देखो, लाइक हम कोड i3 कोड i5 ऐसा देखते हो। जैसे अभी T3 माइक्रो अगर लेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, 2 वर्चुअल कोर और ये 1 GB मेमोरी मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि आपका यूज केस बहुत नॉर्मल है, सिंपल सा वेबसाइट होस्ट करना है, कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, कुछ नहीं, तो आप ये जनरल पर्पस वाले इंस्टेंस यूज कर सकते हो। वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता उसमें, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लो रहता है ना, कि हमें ज़्यादा अननेसेसरी हम बड़ा सर्वर क्यों लें, केस बहुत सिंपल है, कोई इंटरनल एप्लीकेशन होस्ट करना है, राइट। सो आप मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला ले सकते हो यहाँ पे, T2 माइक्रो या T3 मीडियम। और आप मॉनिटरिंग टूल में मॉनिटर कर सकते हो कि अगर उसका स्पाइक ज़्यादा बढ़ रहा है, यूटिलाइजेशन रियली ज़्यादा है, तो फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हो कैपेसिटी। स्टार्टिंग से ही अगर आप बड़ा सर्वर ले रहे हो अननेसेसरी, तो जैसे कि AWS का फंडा ही है, पे एज यू गो, जितना भी यूज करेगा उतना बिल आएगा। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी AWS के अंदर। जब आपका यूज केस बढ़ जाएगा सच में, तो यू कैन इंक्रीज दैट सर्वर कैपेसिटी। ऐसे नहीं कि आपने कोई हार्डवेयर मशीन ले ली, बाद में उसको फिर से बढ़ाने के लिए कैपेसिटी आपको जस्ट मार्केट जाना है, रैम परचेस करना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद इन अ फ्यू क्लिक्स यू कैन जस्ट डू दैट इजीली। सर्वर कैपेसिटी आप कभी भी बढ़ा सकते हो और छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है, मतलब ग्रुप है, जो आप यहाँ देख सकते हो, T2 नैनो, T3 माइक्रो वगैरह। उसमें आपको क्या मिलेगा, ये कॉलम में आप देख सकते हो, ये वर्चुअल कोर जो CPU कोर होते हैं ना, और बाकी ये मेमोरी, ठीक है, ये वाले। अभी इसमें जनरल पर्पज में ना आपको एक क्रेडिट बेस भी मिलता है। जब आपका सर्वर, लेट्स से आपने ये वाला सर्वर ले लिया T3 माइक्रो, जिसमें आपको 2 कोर मिलेगा और 1 GB मेमोरी मिलेगा। हो सकता है कभी एप्लीकेशन हमारा उतना यूज कंजम्पशन ना ही करे, मतलब आप जस्ट 1 GB, आउट ऑफ 1 GB मेमोरी हो सकता है 200 मेगाबाइट्स मतलब MB यूज कर रहा हो, या फिर उससे कम ज़्यादा हो रहा हो। तो बाकी जो बचा हुआ क्रेडिट बेस है ना, वो आपके इसमें क्रेडिट जमा होता रहता है। फिर जब आपका CPU ज़्यादा डिमांड करता है कुछ चीज़ों का, रिसोर्स का, मतलब CPU और मेमोरी का, तब वो जो भी आपका क्रेडिट जमा होता है ना, वहाँ से आप एक्स्ट्रा कंजप्शन कर सकते हो। ये क्रेडिट बेस पे चलता है, जनरल पर्पज वाला। तो एक वहाँ पे एक एडिशनल जनरल नॉर्मल यूज केस के लिए वो एक बेनिफिट है। यहाँ मैक्सिमम आपको T3 2x लार्ज तक मिलेगा इस सीरीज में, T3 वाले में। और इस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, 8 कोर और 32 GB मेमोरी, ओके, नॉर्मल के लिए। बाकी T2 ओल्डर वर्जन था, इन लोगों ने जैसे कि इन लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं उनके सर्विसेज के अंदर, तो T2 से बेटर थोड़ा उन लोगों ने एडवांस थोड़ा सा वर्जन लाया T3, ओके। इसमें आपको प्राइस वाइज भी थोड़ा सा अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है एज कम्पेयर टू T2 सीरीज। अगर आप उस पर डिटेल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे थेराटिकल में उन लोगों ने सारा दिया हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, मतलब ये सैटरडे संडे सेशन खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको 5 दिन मिलता है, तो एटलीस्ट अगर वो डॉक्यूमेंटली थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, तो जब भी आप कोई इंटरव्यू फेस करते हो रियल टाइम क्रॉस क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है किसी चीज़ को जज करने के लिए। अगर मैं T3 में एक लाइन दिखा दूँ ना आपको, जो यहाँ पे मेंशन किया है कॉस्ट वाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई फ्रीक्वेंटली इंटेल Xeon स्केलेबल प्रोसेसर रिजल्ट इज अप टू 30% प्राइस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ओवर T2 इंस्टेंस, ओके। तो ये बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में दिया होता है, जो अगर आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर किसी भी चीज़ पे करना है क्लिक, लेट्स से कि अभी मुझे M5 सीरीज वाला देखना है, तो उसमें क्या मिलेगा मुझे, M5 सीरीज वाले सर्वर्स नहीं क्या, इसमें ये कितना कोर है और रैम, इसमें ज़्यादा रैम आपको इसमें ज़्यादा मिल जाएगा M सीरीज में। अगर आपको मेमोरी कभी होता है ना कि मेमोरी ज़्यादा हमें चाहिए, कुछ डेटाबेस आप इंस्टॉल कर रहे हो तो डेटाबेस में रीड रेट ऑपरेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मेमोरी पावर ज़्यादा लगता है, तो कुछ फाइल या डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो वहाँ पे आप इसमें जा सकते हो। यहाँ पे एक लिमिटेशन में दिखा देता हूँ आपको। जब भी हम नॉर्मली ये वाले सर्वर यूज़ नहीं करते हैं रियल टाइम में, ये जो M सीरीज वगैरह है, M सीरीज मतलब सारे नहीं, NVM बेस्ड जो ये दिख रहा है ना आपको SSD, ये क्या है, ABS वॉल्यूम, ये आपका हार्ड ड्राइव है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो AWS लैंग्वेज में उसको बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड्स, बट इन अगर जनरल बोलूँ तो ये हार्ड ड्राइव है बेसिकली, ठीक है। बट जहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि NVM SSD, ये आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी वाले SSD होते हैं, जो कि सर्वर पे
बाय डिफॉल्ट कुछ डिफॉल्ट वॉल्यूम अटैच हो जाता है आपने कुछ जो भी सर्वर लॉन्च किया, तो उस पे आप डेटा कभी भी स्टोर मत करना, क्योंकि क्या होता है सर्वर आपने स्टॉप या स्टार्ट कर दिया या रिबूट कर दिया ना, तो वो डेटा आपका चला जाता है उस पे। ये वाले में जब भी आप सर्वर को लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसका इंस्टेंस स्टोरेज एक बार देख लेना वो ईबीएस वॉल्यूम है क्या। अगर ये वाले आप प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो, कुछ मिनटों के लिए आप सर्वर कुछ बनाओ क्विकली और उस पर कुछ डेटा रखो इस एडिशनल वॉल्यूम पे, वहां पे आपको दिखेगा वो, और फिर उसको रिबूट वगैरह करना या स्टॉप एंड स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेना, तो आपको डेटा वो चला जाएगा। ये जस्ट एज अ मेमोरी जैसे काम करता है। सर्वर रिबूट हो गया तो आपका मेमोरी फ्लश हो जाता है ना, उसी तरह का। इनपुट ऑप्टिमाइज में आते हैं तो ये हमें इधर भी अलग अलग सीरीज मिलती है, C4 सीरीज, C5 सीरीज, जिसका इस यूज केस थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर कुछ आपको डायनामिक वेबसाइट होस्ट करनी है या कुछ ऐसे एप्लीकेशन होस्ट करना है जहाँ पे आपका ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लाइक आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट रहेगा या फिर कोई एप्लीकेशन ई कॉमर्स जैसे कुछ रह सकता है जिसपे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा रहता है, तो अगर वैसा कुछ इस यूज केसेस है, सो यू कैन गो विद दिस सीपीयू पावर, जहाँ पे सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, C4 सीरीज है इसमें, देन C4 है और C5 है। ठीक है, और बाकी भी चीज़ें हैं इसमें, आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर C5 लार्ज लेते हो तो उसमें आपको ये 2 कोर मिलेगा और 4 GB मेमोरी, और इसमें हार्ड ड्राइव प्रॉपर रहेगा, ईबीएस वॉल्यूम। ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड आपको ये हिसाब से मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो अप टू Mbps। जो भी आप डेटा रीड राइट करते हैं ना, अगर छोटा सर्वर लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड आपको कम मिल सकता है। एक मिनट, एक कॉल ले लेता हूँ जस्ट। ओके सॉरी। तो अगर यूज केस थोड़ा ज़्यादा है तो वो हिसाब से आप ये वाले सर्वर ले सकते हो, C5 सीरीज, उसमें आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। मेमोरी ऑप्टिमाइज जहाँ पे आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है डेटाबेस के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे R सीरीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे मेमोरी आप देख सकते हो वर्चुअल CPU कम है बट मेमोरी ज़्यादा है, वो हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट आता है कि जहाँ पे मेमोरी आपको ज़्यादा चाहिए। और इसका रैम का टाइप है DDR4, जो भी हम लैपटॉप भी अगर परचेस करते हैं तो ये DDR4 ही आता है मोस्टली आजकल। R5 सीरीज, R5 सीरीज का भी अलग अलग ये कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ये बाकी स्टोरेज का है या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड जो भी गेमिंग जोन या सैफाना वगैरह है ना, अगर वैसा कुछ यूज केसेस है तो वो हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे 128 मेमोरी मिलता है। ठीक है, इसका कॉस्ट कैसे देखना है कि किस इंस्टेंस का कितना कॉस्ट आएगा। कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है, ठीक है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी। Yes, sir. ओके। जैसे कि कल बताया था मैंने प्राइसिंग कैलकुलेटर, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपके पास रिक्वायरमेंट तो क्लियर हो गया। जो नया टीम से ना थोड़ा सा बकवास ही है, ऊपर जाता ही नहीं हो फटक से। यूज केस हो गया, सर कॉस्टिंग जैसे मतलब कितना। हम्म। एक क्वेश्चन था कि जैसे रियल टाइम में अगर जैसे कंपनी में अगर तो काम कर रहा है सॉरी बट तो आपका एक आवाज़ बार थोड़ा सा ये हो रहा है ना, इको या फिर क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ। अभी आया सब कुछ? हाँ अभी क्लियर है।
हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि रियल टाइम की बात करें, जैसे हम अगर कंपनी में कर रहे हैं डेवऑप्स इंजीनियर काम, और हमारे पास ये लॉन्च करने का EC2 इंस्टेंस या कुछ भी एक रिक्वायरमेंट आया, तो पर्पस तो हमें मिल गया, रिक्वायरमेंट मिल गया, तो ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लॉन्च करना है क्या, ऐसा। यस यस यस, क्लाइंट नहीं देगा आपको कि यही लॉन्च करना है, वो हमें डिसाइड करना है यूज कैसे। अगर आपका रिक्वायरमेंट क्लियर है तो उस हिसाब से आप लॉन्च कर सकते हो। अगर जनरल यूज केस है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप T2 सीरीज पे जाइए, सॉरी T सीरीज पे, अच्छा, तो इसके जहाँ लिए पे फिर ज़्यादा हमें ये ट्रैफिक। पूरा मतलब इसका पूरा हमें ध्यान रखना पड़ेगा सारा, कि किस पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो कौन सा लॉन्च करते हैं, अगर कम है तो कौन सा लॉन्च करते हैं ना। और वैसे भी आप मॉनिटरिंग टूल में थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते रहिएगा कि यूज केस जो आपने सेटअप किया है प्रॉपर वर्क हो रहा है क्या, मतलब राइट साइजिंग जो बोलते हैं ना वर्ड्स, कि प्रॉपर हम्म। यूटिलाइज हो रहा है क्या सर्वर। ऐसे नहीं कि आपने 4 GB लॉन्च कर दिया और उसका यूज ही नहीं हो रहा है उतना, जस्ट वन GB हम्म। यूज हो रहा है, तो अननेसेसरी बिल क्यों पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाता है ना वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ, तो वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। सो वही पहले एक एस्टिमेट आप लगा सकते हो जस्ट देखने के लिए कि कितना कॉस्ट आ सकता है। लेट्स से कि वी कैन टेक वन सिंपल एग्जांपल, लाइक यूज केस बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे आ जाइएगा, यहाँ पे आप सर्वर सर्च कर सकते हो, लेट्स से कि EC2, यहाँ से ये वाला सर कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए यहाँ से। जैसे मैंने कल बोला कि रीजन वाइज भी कॉस्ट चेंज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मुंबई लिया है मैंने, यहाँ पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं। विंडोज़ का अगर सर्वर लोगे तो उसका कॉस्ट बढ़ता है, बिकॉज ऑफ विंडोज़ को बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि लाइसेंस कॉस्ट लगता है, तो उसका वो कॉस्ट ऐड हो जाता है एडिशनली। और EBS वॉल्यूम भी बाय डिफॉल्ट ज़्यादा रहता है उसका, ठीक है। अभी यूज केस हमारा कॉन्स्टेंट यूज केस हम बट पकड़ सकते जनरली हैं उसको, हम वही। कंपनी में तो लिनक्स ही यूज करते हैं ना, हमें तो वहाँ विंडोज हम्म। बहुत कम मिलेगा। हाँ, हाँ, अगर कोई डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो वहाँ पे विंडोज़ ही लॉन्च करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, अभी लिनक्स का लेते हैं फॉर एग्जांपल, देन ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टेंस 1। यहाँ से आप पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से कि T3 माइक्रो ले लेंगे यहाँ से, जहाँ पे 1 GB रैम मिलेगा और 2 कोर मिलेगा, और ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देन जस्ट स्क्रॉल डाउन नीचे करके, जब भी हम कोई सर्वर बनाते हैं ना, बाय डिफॉल्ट वो ऑन डिमांड में रहता है। ये जो प्राइसिंग मॉडल होता है ना, पेमेंट ऑप्शन, ऑन डिमांड क्या है और ये इंस्टा रिजर्वेशन क्या होता है, आई विल शो यू। तो इसमें आप देख सकते हो T3 माइक्रो कॉन्फ़िगरेशन का लिनक्स सर्वर, मंथली बिल आपको ऑन डिमांड के हिसाब से कितना आएगा, $8 मंथली बिलिंग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे और ऑप्शंस है सेविंग प्लान्स के, जो हम नॉर्मली रिजर्व इंस्टेंस बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना, आपको रिजर्व इंस्टेंस तभी परचेस करना जब आपको कॉन्फिडेंट रहे कि ये प्रोजेक्ट जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए सर्वर बना रहे हो ना, तो वो लंबा चले, मतलब 1 साल के ऊपर। क्योंकि ये जो एक बार आपने परचेस कर लिया ना, तो ये कैंसिल नहीं कर सकते हो आप AWS के अंदर, जो भी उनका एग्रीमेंट्स होता है, और वो हिसाब से आपको बिल पे करना ही होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये यूज जब ये चीज़ आपको क्लाइंट से भी बताना पड़ेगा कि ऐसा हम परचेस कर सकते हैं कॉस्ट सेविंग के लिए। क्योंकि आप यहाँ आप देख सकते हो, अगर ये मंथली ऑन डिमांड के हिसाब से $8 बिल आ रहा है, अगर मैं इसको कर दूं सेविंग प्लान के हिसाब से, अगर मैं इसको 3 साल के लिए कर दूं ना, लेट्स सी कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर है कि 3 साल चलेगा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैंने 3 साल किया तो देख जस्ट ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट आपको मिलता है कॉस्ट पे। आधा कॉस्ट आपका इसमें बच जाता है, अगर वैसा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है तो। शॉर्ट में है तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बाद में आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। 1 ईयर के लिए लेते हो तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है डिफरेंस, यहाँ पे देख सकते हो $6 है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 20-30% डिस्काउंट मिल जाता है। 3 साल के लिए करेगा तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस भी है, नो अपफ्रंट, मतलब कुछ एडवांस पेमेंट नहीं देना है। मंथली बिलिंग के हिसाब से वो एडजस्ट करके आ जाएगा, जैसे कि हम EMI पे करते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। पार्शियली पेमेंट मतलब कुछ पार्शियली पे करना है और बाकी फिर थोड़ा थोड़ा पे करना है, वैसा भी है। अगर वन टाइम ऑफ पूरा ही पेमेंट कर दोगे तो आपको इतना वन टाइम कॉस्ट आ जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। ये इस तरह का पेमेंट ऑप्शंस है। ये क्वेश्चन अगर आता है आपको कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये चीज़ भी उसमें आती है। अगर आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाला है तो यू कैन डू रिजर्वेशन, इसको रिजर्वेशन बोला जाता है।
जो कि आप 3 साल के लिए बुक कर रहे हो बेसिकली, और उसका पेमेंट आपको देना ही है कंपलसरी। ये नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सर्च करोगे AWS EC2 रिजर्वेशन रिजर्व इंस्टेंस, तो मैं इस पे आता हूँ ना, यहाँ पे उन लोगों ने कहीं तो नोट्स लिखा है, नोट पेमेंट ऑप्शन। एक मिनट सर्च करता हूँ। कुछ तो अलग वर्ड रहेगा, बट वो कैंसिल नहीं कर सकते आप, इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है ना, कैंसिल नहीं होता। ठीक है, इस पेज पे कहीं तो मिल जाएगा, अभी वो दिख नहीं रहा है, बट वहाँ पे इन लोगों ने नोट में लिखा था वो, कि आप कैंसिल नहीं कर सकते एक बार परचेस कर लिए ना। वो ईयरली प्लान अगर लेते हैं तो वो कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, कैंसिल नहीं कर सकते, यस, रिजर्व करते हैं तो। ये देखो, ये कहीं तो लाइन छुपा है, बट वो दिखना रहता मुझे। लेट मी गो टू दिस पेज। ये देखो, इस पेज पे हो, मैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट पे पढ़ रहा था। इनका जो डॉक्स वाला ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पे दिया है, आफ्टर यू परचेस a reserve instance you cannot cancel your purchase, however you might be able to। बाकी चीजों का मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिटेल में, बट आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपको पेमेंट करना ही है एक बार आपने वो ले लिया तो इसलिए जब आप भी परचेस करते हो ना रियल टाइम पे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है उस हिसाब से, तो जस्ट वंस यू कंफर्म विद योर रिक्वायरमेंट्स कि ये ज़्यादा चलेगा लंबा प्रोजेक्ट, तभी ये परचेस करना। ठीक है, ये वाला भी लिंक आपको दे देता हूँ मैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर एक आधा भी थेरोटिकल लाइन मिस कर दिया ना, तो गड़बड़ हो जाती है, जब हम कुछ रियल टाइम पे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी मैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करता हूँ, ये तो आपका डिस्काउंट का हो गया, ऑन डिमांड रखते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन डिमांड ही रहता है। यहाँ पे अगर मैं विंडोज सर्वर कर देता हूँ तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसका, ऑन डिमांड ही है। और हमने T3 माइक्रो लिया था ना, देखिए। T3 माइक्रो सेम हमने लिनक्स का लिया तो कितना आ रहा था, $8। अभी कितना आ रहा है, $14, मतलब $15 ऑलमोस्ट। तो इसका लाइसेंस कॉस्ट और बाकी चीजें बढ़ जाती है, तो वो हिसाब से कॉस्ट भी विंडोज का ज्यादा रहता है। तो इस हिसाब से आप बजट निकाल सकते हो एस्टिमेट, और मतलब दिखाने के लिए क्लाइंट या आपका मैनेजर को कितना कॉस्ट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का।
दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट बाकी चीज़ों का भी आप एस्टिमेट बना सकते हो, जैसे कि आपको बाकी ईबीएस स्टोरेज का बनाना है या और किसी चीज़ों का बनाना है, जैसे कि कल हमने लैम्बडा फंक्शन का देखा, तो उस हिसाब से आप सर्विस वाइज देख सकते हो। दूसरा जो मैंने बताया था कि रीजन वाइज कॉस्ट चेंज होगा, अगर मैं यहाँ से नॉर्थ वर्जीनिया ले लेता हूँ, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। अगर मैं ओहायो ले लेता हूँ, ओहायो में भी सेम है क्या? ठीक है, ये भी यूएस वाला रीजन है तो रहेगा सेम। मैं अभी ले लेता हूँ कनाडा वाला, ये देखो कनाडा में थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, लोकल चार्जेस वगैरह, टैक्सेशन, वो हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब यहाँ मैं इंडिया का ले लूँ, हैदराबाद, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। वो हिसाब से भी कॉस्ट मैटर करता है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर्वर यूज केस और कॉस्ट कैसे निकालना है, या फिर इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या फैमिली है, T2 माइक्रो, C4 सीरीज वगैरह। ओके। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी प्रोसेस दिखा देता हूँ लॉन्च करने का। अभी नॉर्मल, अभी EC2 अगर लॉन्च करना है तो अभी तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया है सर्विस, इसलिए आपको यहाँ पे EC2 सर्विस वगैरह दिख रहा है। फर्स्ट थिंग जो कंडीशन है लॉन्च करने के पहले, ध्यान रखना कि आपको किस रीजन में लॉन्च करना है सर्वर्स। ओके, क्योंकि एक बार सर्वर अपने रीजन में, ये रीजन स्पेसिफिक होता है। अगर आपने मुंबई के डेटा सेंटर में लॉन्च कर दिया तो आपको वो हैदराबाद में तो नहीं दिखेगा, ठीक है, या फिर किसी और अदर रीजन में नहीं दिखेगा। तो आपको उसी रीजन पे जाना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे। सो अब ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपका कैनेडा बेस्ड क्लाइंट है तो हो सकता है वो कैनेडा रीजन यूज करे वहाँ पे, कैनेडा सेंट्रल। अगर यूएस के है तो बाकी इनमें से नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो यूज कर सकते हैं। इंडिया बेस है तो हैदराबाद और मुंबई। उसी तरह का बाकी एशिया पैसिफिक, सिंगापुर, सिडनी वगैरह हो सकता है, ठीक है। जो भी, जहाँ पे भी क्लाइंट बोले कि यहाँ पे आपको लॉन्च करना है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो डिसाइड होता ही बाय डिफॉल्ट। बट आपको स्पेसिफिकली पूछ लेना है बिफोर लॉन्चिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नहीं तो आपको रीवर्क हो जाएगा अननेसेसरी। अगर आपने मुंबई में सब कुछ बना लिया, अगर पता चला कि आपको यहाँ पे करना ही नहीं था, किसी और रीजन में करना था, तो आपको ऊपर पूरा डिलीट करना पड़ेगा और फिर से दूसरा इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रीजन सेलेक्ट कर लेना। अभी मैं हम प्रैक्टिस के लिए मैं ऑलवेज गो विद दिस मुंबई, तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसके पहले आपको यहाँ से, जब आप मुंबई सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप EC2 सर्विस सर्च कर सकते हो। तो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरह का व्यू मिल जाएगा। इंस्टेंस रनिंग कितने हैं आपके अकाउंट में, अभी मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए यहाँ को आपको शो कर रहा है। बट आपके अकाउंट में अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया होगा पहले, तो आपको वहाँ पे पूरा 0 0 ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, आइदर यू कैन गो फ्रॉम हियर, इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक करके जा सकते हो, या सेकंड ऑप्शन है आप डायरेक्टली इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे इंस्टेंस पे भी क्लिक कर सकते हो लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अभी लॉन्च कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लॉन्च इंस्टेंस, उस पर जस्ट क्लिक कर लेना है। सर्वर का नाम जो भी रहेगा आप दे सकते हो, लेट्स से कि डेमो डेवऑप्स EC2, ठीक है। ये जस्ट आइडेंटिफायर कि आपको ये, आपने ये सर्वर किस चीज़ के लिए बना है वो हिसाब से। दूसरा हो गया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना है। हो सकता है कोई लोग Amazon लिनक्स यूज करे विच इज सिमिलर टू योर CentOS। अगर रिक्वायरमेंट किसी चीज़ के मैक ओएस की है तो आप वो हिसाब से ले सकते हो, बाकी आप AMI इसको Amazon मशीन इमेज होता है, AMI विच इज आपका OS जो होता है ना, OS वो। उबंटू लेना है तो उबंटू ले सकते हो, अगर विंडोज लेना है तो विंडोज भी आप वो हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम Amazon लिनक्स का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये वार्निंग पहले नहीं आती थी, अभी रिसेंटली इन लोगों ने कुछ चेंज किए हैं कंसोल में, तो वहाँ पे वो आ रहा है वर्जन वगैरह, ठीक है। जैसा आप
कंफर्म कर सकते हो, बाकी कुछ उसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ वो फीचर चेंज ऐड किए होंगे, सो दैट्स व्हाई AMI यहाँ पे, सॉरी उसके बाद वर्जन आ जाएगा जो भी आपको लेटेस्ट लेना है। दूसरी चीज यहाँ पे ना कुछ चीजें लाइसेंस वाली भी होती हैं, तो वो गलती से सेलेक्ट मत कर लेना। जो भी आपको जिसके सामने दिखेगा ना फ्री टायर एलिजिबल, वही चीजें आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है प्रैक्टिस पर्पज के लिए, ठीक है। कुछ चीजें का एडिशनल लाइसेंस लग सकता है, इसलिए वो आप मत लेना यहाँ से। जो भी जिसके आगे फ्री टायर है वही ले लेना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप सेलेक्ट करते हो तो फ्री टायर ही आता है, बट उसका थोड़ा ध्यान रखना वहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप आपको, जैसे हमने अभी इंस्टेंस टाइप वगैरह देखे ना कि कौन सा लेना है, T2 माइक्रो, T3 माइक्रो। सारा लिस्ट आपको यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको लेना है आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो सिंपली, लेट्स से कि T3 माइक्रो जो कि फ्री टायर एलिजिबल में आता है। या फिर आप ये इधर भी देख सकते हो, उसके आगे नाम है T2 माइक्रो, वो ले लेंगे चलो। और देन इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, CPU उसमें कितना आएगा, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा। देन आपका OS हो गया। उसके बाद आपको अभी लॉगिन मेथड क्या है, जैसे कि आप अगर आपने आपने VMware में कोई VMware की नया VM बॉक्स क्रिएट किया, या फिर कोई फिजिकल डेटा सेंटर में आपने कोई लिनक्स बेस्ड सर्वर इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड वहां से आप जनरेट कर सकते हो, राइट। बट AWS केस में क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी मॉडल मेथड, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है प्राइवेट की, जो पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। जो पब्लिक की हमेशा सर्वर के अंदर रहती है, और प्राइवेट की एज ए यूजर को मिलती है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो बोथ आर, अगर दोनों मैच होता है कि उसका जो भी इंक्रिप्शन मेथड होता है, तो ही आप लॉगिन कर पाओगे सर्वर पे, अदरवाइज इट विल बी रिफ्यूज योर कनेक्शन, ओके। तो की पेयर ये मस्ट है आपको क्रिएट करना, क्योंकि बाद में आप क्रिएट करके अटैच नहीं कर पाते इंस्टेंस पे। वो अलग मेथड है, उसको कैसे अलग से SSH कमांड से जनरेट करना है, बट बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से की पेयर नया जनरेट करना है फॉर द लॉगिन्स। विंडोज अगर कनेक्ट करना है RDP, स्टिल उसके लिए भी आपको की पेयर लगता है। क्यों लगता है, आई विल शो यू लेटर। पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है उसके लिए, विंडोज के लिए, बट लिनक्स के लिए की पेयर मस्ट है। तो यहाँ से आप, अगर आपने किसी सर्वर के लिए ऑलरेडी बना रखा है, जो आपके पास उसका पेम फाइल है या PPK फाइल है, तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग वाली फाइल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नया बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको नाम दे देना है कि जैसे कि आप कोई भी नाम दे सकते हो, डेवऑप्स डेमो EC2 फॉर एग्जांपल। अगर आपके पास लिनक्स बेस्ड मशीन है तो यू कैन सेलेक्ट पीएम फाइल जो कि सपोर्ट करता है। अगर विंडोज बेस है तो यू कैन गो विद दिस PPK, ओके। सो मेरे पास विंडोज मशीन है तो मैं ये ले लेता हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट पेयर। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, आपको मैनुअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको आपके डाउनलोड इसमें मिल जाएगा। देन सेकंड, नेटवर्क सेटिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम VPC नहीं कवर करेंगे जो कि नेटवर्क का पार्ट है। गोइंग फॉरवर्ड वी विल कवर दैट, ओके। VPC में प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट कैसे डिजाइन करते हैं, और एंट्री के लिए भी आपको मोस्टली ये आपका क्वेश्चन इस पे आता ही है, VPC पेयरिंग का, या फिर ट्रांजिट गेटवे का, या फिर दूसरा जो VPC एंड पॉइंट्स होते हैं, या VPC उसके अंदर प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट कैसे करना है, नेट गेटवे कैसे बनाने हैं, लाइक दैट। वो सारा चीज़ हम VPC में देखेंगे। यहाँ से अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी बना हुआ है लास्ट मॉर्निंग बैच के लिए जो मैंने बनाया था डेमो डेवऑप्स VPC, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट अगर इन शॉर्ट बोल लूँ तो ये जस्ट IP पूल होता है आपका, जो भी CIDR रेंज होता है ना, भी इसका आप देख सकते हो 192.168.0.0/16। मतलब इसी के अंदर का आपको एक IP एड्रेस मिल जाएगा इस सर्वर लॉन्च होने के बाद, विच इज प्राइवेट IP एड्रेस, ओके, नॉट अ पब्लिक IP एड्रेस। ये चीज़ ध्यान रखना। और जो कि ये सर्वर हमें मेरे लोकल मशीन से कनेक्ट करना है, तो हमें ये किस पे बनाना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट पे ही बनाना पड़ेगा। सबनेट क्या है, सबनेट VPC के अंदर नेटवर्क का पार्ट है, जो कि ग्रुप ऑफ IP एड्रेस IP पूल होता है वहाँ पे एक। जैसे कि ये सीरीज का आपने IP एड्रेस CIDR रेंज किया, तो उसमें आपको कितना IP एड्रेस मिलेगा, 65,500 समथिंग, राइट। तो उसी में हम अलग अलग उसका ग्रुप बना सकते हैं, लाइक 4,000 IP एड्रेस का एक ग्रुप रहे विच इज कॉल्ड एज अ सबनेट, दूसरा 4,000 IP एड्रेस का एक ग्रुप रहे विच इज कॉल्ड एज अनदर सबनेट, ओके। इसको सबनेट ग्रुप सबनेट बोल सकते हो आप।
यहाँ पे आपको पब्लिक सबनेट ही लेना है जिसपे इंटरनेट एक्सेस है, और इंटरनेट एक्सेस है तो हम सर्वर बाहर से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली एनेबल रखना है यहाँ पे, ताकि उसको ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच हो जाए। सेकंड स्टेप आता है उसके बाद फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये यहाँ पे होता है, क्या होता है, आप फायरवॉल रूल्स ऐड कर सकते हो। कि लेट्स से कि अभी आपने सर्वर तो लॉन्च कर लिया, आपने पुट्टी ओपन किया जो कि क्लाइंट है सर्वर कनेक्ट करने के लिए, वहां से आपने की वगैरह इंपोर्ट कर दिया, बट आपने एसएसएच का जो पोर्ट होता है, कोई बता पाएगा एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या है? एनीवन? 22। करेक्ट। तो वो पोर्ट नंबर अगर हम हमारे आईपी एड्रेस के लिए ओपन करते हैं ना, तो ही वो हमें अलाउ करेगा कनेक्शन के लिए। अदरवाइज फायरवॉल रूल्स अगर ब्लॉक करता है तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे सर्वर को। आई विल शो यू दैट। तो अभी के लिए क्या करते हैं, नया फायरवॉल रूल्स यहाँ पे बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ सिक्योरिटी ग्रुप एडब्ल्यूएस में। यहाँ पे इसको नाम देंगे डेमो डेवऑप्स सिक्योरिटी ग्रुप करके, ताकि याद रहे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट एसएसएच पोर्ट एनीवेयर है। इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, ठीक है, इसको एनीवेयर रखते हैं, बाद में इसको रिमूव करते हैं। और एवन यू कैन रिमूव दिस रूल्स फ्रॉम हियर एज वेल। हम कोई सिक्योरिटी ग्रुप्स मतलब फायरवॉल रूल्स यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, बाद में करते हैं। मुझे वो दिखाना है कि आपको कनेक्शन टाइम आउट कैसे आता है। वंस दीज आर दी सेटिंग्स डन, देन यहाँ पे समरी में आप रिव्यू कर सकते हो कि आपने क्या लिया ओएस, उसके बाद इंस्टेंस टाइप आपने क्या लिया, देन फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स, देन आपका हार्ड ड्राइव कितने लिया है आपने, ठीक है, 8 GB या कितना साइज का लिया है। फिर वंस एवरीथिंग वेल, देन यू कैन जस्ट लॉन्च इट। इस तरह का आपको एक इंस्टेंस आईडी मिल जाएगा। इंस्टेंस आईडी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी। इनका भी एक कमांड लाइन फीचर है AWS CLI। आप कमांड लाइन भी आपके लोकल प्रॉम्प्ट से पावरशेल कमांड यूज करके आप उसको जो भी हम मैनुअली करते हैं ना, रिमूव करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना सर्वर, वो कमांड लाइन से भी हो जाता है CLI से। प्रोग्रामिंग में वो इंस्टेंस आईडी काम आता है कुछ ऑपरेशन करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो डेमो सर्वर EC2 जो हमने अभी लॉन्च किया। इनिशियल थोड़ा सा टाइम लेता है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि ये स्टेटस चेक पहले पास होना चाहिए, अदरवाइज आप सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। स्टेटस चेक क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आते हो स्टेटस में, दो टाइप के चेक्स होते हैं, एक सिस्टम चेक, दूसरा इंस्टेंस चेक। एक होता है क्योंकि ये अल्टीमेटली VM ही है, राइट, ये तो फिजिकल मशीन नहीं है जो हम बना रहे हैं अभी। तो ये किसी फिजिकल मशीन पे बन रहा है अभी वो बैकएंड से, बट हमें पता नहीं क्योंकि हमें जस्ट ग्राफिकल विंडो दिख रहा है यहाँ पे। जब वो बैकएंड पे बनता है ना वहाँ पे अंडरलाइन हार्डवेयर पे, तो वो वहाँ पे इंस्टेंस का और आपका बैकएंड सिस्टम का कनेक्टिविटी और बाकी सब हेल्थ चेक्स वगैरह वहाँ पे चेक्स होता है। उसके बाद आपके विद इन आपके इंस्टेंस के अंदर जो बूटिंग प्रोसेस होता है, उस पे OS जो भी हम डिप्लॉय किए वो प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं इंस्टेंस के अंदर, वो भी चेक होता है। वो दोनों चेक्स होने के बाद ही वो सर्वर प्रॉपरली अप होता है, विच इज सक्सेसफुली पास होना चाहिए। ये इशू बहुत रेयर केस होता है कि 2x2 में से कोई भी एक चेक्स फेल हो जाए यहाँ पे। तो उस केस में आपको क्या करना है, एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन आपको आइदर सर्वर स्टॉप करके स्टार्ट करना है या रिबूट करना है। हो सकता है कभी कभी एक बार में वो रिजोल्व ना हो, या 2-3 बार आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है। बट ये इशू ना बहुत रेयर केस होता है, अगर किसी उनके डेटा सेंटर के अंदर अंडरलाइन हार्डवेयर मशीन कोई अगर करप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी और एनी नेटवर्क इश्यूज, उस केस में वो चेक्स फेल हो सकता है। तो जब हम रिबूट करेंगे ना, रिबूट या स्टार्ट स्टॉप करेंगे, तो बैकएंड से क्या होता है, इनका जो लॉजिक है हेल्दी जो भी, अभी लेट्स से कि लेट मी ड्रॉ हियर, मेरा पेन किधर गया, एक मिनट। हाँ, अभी देखो ये सर्वर जो हमने VM बनाया ना, ये एक फिजिकल मशीन है, उसके अंदर कहीं तो ये सर्वर बन, लेट्स से ये VM बन गया अपना EC2 इंस्टेंस। ठीक है।
अगर ये 2x2 चेक्स में से अगर कोई भी एक चेक्स फेल होता है ना, कोई भी, जब हम एज पर देयर एक्शन आइटम जो कि सॉल्यूशन है उनका ट्रबल शूटिंग गाइड में, कि आइदर वी कैन स्टॉप एंड स्टार्ट और रिबूट कर सकते हैं। इस बैकएंड में क्या होता है इस केस में, कि जो भी दूसरा उनका कोई रिसोर्स अवेलेबल रहेगा ना, दूसरा सर्वर फिजिकल मशीन, उस पर ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाता है, विच इज हेल्दी सर्वर। ये उनका बैकएंड से इन लोगों ने कुछ ऐसा मॉड्यूल बनाया है, ठीक है इन्होंने, तो हिसाब से वो हेल्दी स्टेट पे माइग्रेट हो जाएगा आपका सर्वर ऑटोमेटिकली, और आप बाद में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि सक्सेसफुली वो पास हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी तो कोई डाउट है किसी को सर लॉन्च करते टाइम? सर एक 2x2 चेक होता है, मतलब एक्चुअली में तो क्या चेक होता है 2x2 चेक? 2x2 चेक्स में वही मैंने अभी जो बताया ना, अगर मैं इन्फो पेज भी अगर ओपन करता हूँ, एक तो आपका VM2, अगर मैं यहाँ छोटा सा ड्रॉ करूँ, जैसे कि आपका हेल्दी फिजिकल मशीन है जहाँ पे हम लोगों ने ये VM बनाया है अभी, ठीक है। एक चेक करता है आपका VM2 जो फिजिकल मशीन है उनका नेटवर्क और बाकी कनेक्टिविटी समथिंग, ठीक है। जो एक चेक, एक चेक हो गया। दूसरा चेक होता है विद इन योर VMware, जो भी आपका इंस्टेंस बन रहा है ना, बूटिंग प्रोसेस और बाकी फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क हो रही कि नहीं, वो होता है दूसरा चेक्स। ये दोनों चेक्स पास होना चाहिए टू स्टेबलाइज द सर्वर्स। अगर यहाँ पे और डिटेल में अगर जानना है तो यहाँ पे मैंने जैसे इन्फो पेज पे क्लिक किया है यहाँ पे, तो इंस्टेंस चेक का अगर डेफिनेशन देखा जाए, दिस चेक्स वेरीफाई दैट योर इंस्टेंस ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्सेप्टिंग ट्रैफिक। मतलब जो भी कनेक्टिविटी और फ्लो होता है ना इंस्टेंस का, बूट प्रोसेस वगैरह जो भी होता है, वो सब प्रॉपर वर्क होना चाहिए वहाँ पे। कोई भी जो भी आपके लिनक्स में बात करें तो ग्रब वहाँ पे करप्ट नहीं होना चाहिए। कर्नल वगैरह जो क्रैश होता है ना, पैनिक, वो वगैरह वहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो सब चेक्स होता है। इफ इंस्टेंस रिचेबिलिटी फेल्स ट्राई वन ऑफ द, ये उनका रिजोल्यूशन है कि आपको रिबूट करना है या स्टॉप एंड स्टार्ट करना है, ओके। टर्मिनेट तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब अभी तक मैंने एक दो बार ही इशू फेस किया है वैसा। ये इशू बहुत कम आता है, फ्रिक्वेंटली नहीं आता है इशू, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्टेबल है ना। ये हो गया आपका इंस्टेंस चेक। विद इन इंस्टेंस VMware के अंदर जो भी चेक्स होता है वो इसमें होता है इंस्टेंस चेक्स में। अभी सिस्टम चेक्स में क्या होता है, दिस चेक्स वेरीफाइज दैट योर इंस्टेंस इज रिचेबिलिटी, मतलब आपका इंस्टेंस टू VMware योर फिजिकल मशीन, इनका कनेक्टिविटी प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इनका तो नेटवर्क ब्रिजिंग वगैरह होता है ना, अगर आपने VMware में ब्रिजिंग किया होगा, अगर किसी को एक्सपीरियंस है VMware का, वो सब कनेक्टिविटी वगैरह जो नेटवर्क कार्ड वगैरह होते हैं, वो कनेक्टिविटी चेक होता है VMware टू आपका बेस मशीन, जो भी जहाँ पे वो डिप्लॉय हो रहा है सर्वर, नेटवर्किंग पावर वगैरह जो भी है वो सब प्रॉपर वर्क होना चाहिए, तभी ये दोनों चेक्स पास होते हैं। इन शॉर्ट आपका VMware मतलब ये जो इंस्टेंस है EC2 इंस्टेंस टू फिजिकल मशीन का कनेक्टिविटी चेक होना, ये सिस्टम चेक्स में होता है। दूसरा विद इन इंस्टेंस मतलब ये VMware, उसके अंदर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड या ट्रैफिक जो भी प्रॉपर वर्क हो रहा है कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसमें चेक्स होता है इंस्टेंस चेक्स में। और ये दोनों पास होने के बाद ही आपका सर्वर प्रॉपरली स्टेबल होता है। यू कैन सी नाउ कि ये जो हमारा सर्वर बनाया था दोनों सक्सेसफुली पास हो गया है। कोई डाउट है या क्लियर है अभी? क्लियर है सर। ओके, ये इशू बहुत रेयर में आता है, ठीक है। अभी इसको कनेक्ट कैसे करना है? फर्स्ट थिंग कि ये जो पब्लिक IP एड्रेस है, पहले तो आइडियली यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। एक पब्लिक IP हो गया आपका, दूसरा है आपका इलास्टिक IP। इलास्टिक IP का कंसेप्ट क्या था पहले, बिफोर February दिस ईयर, अगर ये इलास्टिक IP एड्रेस अगर मैं, ठीक है, उसका पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। अगर टेक्निकली देखें तो दोनों सेम है IP, पब्लिक IP जो भी सीरीज आता है इसमें, मतलब ये जो आपको दिख रहा है 15 सीरीज का या फिर जो भी और कोई सीरीज बना होगा AWS के पूल के अंदर, दोनों टेक्निकली एक ही है, लाइक IP एड्रेस, ओके। बट केस क्या है, अगर बाय डिफॉल्ट अभी हमने सर्वर लॉन्च किया, हमने कोई इलास्टिक IP एड्रेस नहीं अटैच किया, एक बाय डिफॉल्ट पब्लिक IP एड्रेस
यहाँ पे अटैच हो गया। अब इसका रीजन क्या है, मतलब दूसरा केस क्या है लिमिटेशन, अगर ये EC2 इंस्टेंस आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, और फिर से स्टार्ट किया ना, तो ये IP एड्रेस आपका चला जाएगा, दूसरा नया IP एड्रेस आपको असाइन हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस जो भी आप बाय डिफॉल्ट पब्लिक IP यूज करते हो, जो भी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वहां पे हम बाय डिफॉल्ट इलास्टिक IP, सॉरी, पब्लिक IP यूज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वी नीड अ स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन दैट केस वी यूज इलास्टिक IP एड्रेस। अभी इसका अगर इलास्टिक IP एड्रेस केस में आप कितनी भी बार स्टॉप करो रिस्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो IP एड्रेस वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। तो कॉस्टिंग क्या था पहले बिफोर February, अगर ये इलास्टिक IP एड्रेस इसी टू इंस्टेंस को अटैच रहता है तो आपको कोई चार्ज नहीं आता, ठीक है। अगर आपने जस्ट इलास्टिक IP एड्रेस लेके रखा है कहीं यूज नहीं किया है तो उसका आई थिंक मंथली $2 कुछ तो समथिंग बिल आता है इसका इलास्टिक IP एड्रेस का, मंथली, ठीक है। बट अभी आफ्टर February इन लोगों ने क्या किया, इसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप यूज करो चाहे ना करो, अगर आपने इलास्टिक IP एड्रेस ले लिया आपके अकाउंट में, एसोसिएट कर लिया, तो यू विल गेट बिल्स। ये भी February के बाद का डिफरेंस है। पहले क्या था, EC2 पे आप यूज कर रहे हो इलास्टिक IP एड्रेस तो आपको बिल नहीं आता था IP एड्रेस का, अभी यूज करो या ना करो बिल आएगा। इलास्टिक IP एड्रेस का सेक्शन कहाँ रहता है, इसी EC2 सर्विस के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ पे आपको मिलेगा इलास्टिक IPs। अगर मैं इसको वापस सेकंड विंडो में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी आप देख पाओगे एक इलास्टिक IP एड्रेस है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ मेरे वेबसाइट के लिए, जो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अगर मुझे नया लॉन्च का IP एड्रेस लेना है तो आई कैन जस्ट सिंपली allocate this elastic IP address from the Amazon pool, ओके। मैं सिंपली allocate कर लेता हूँ यहाँ पे, ये IP एड्रेस मुझे मिल गया, लेट मी कॉपी दिस। अब यहाँ पे आपको मैं क्विकली दिखा देता हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 15 डॉट और लास्ट का जस्ट रिमेंबर याद रखना 159.116। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ क्विकली। सर्वर को स्टॉप कैसे करना है, यहाँ से क्लिक करके स्टॉप कर देना है। यहाँ इंस्टेंट स्टेट में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, रिबूट और टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट मतलब डिलीट कर सकते हो वहाँ से इंस्टेंट स्टेट से। अब ये 159.116 है ना, अब देखो इसको मैं फिर से स्टॉप होने के बाद स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये स्टॉपिंग मोड में है, रिबूट के टाइम पे नहीं जाता, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, ओनली स्टॉप और स्टार्ट किए तो ही जाता है वो IP एड्रेस जो डिफॉल्ट असाइन होता है पब्लिक IP एड्रेस। स्टॉप हो गया, ठीक है, IP एड्रेस चला गया। अभी मैं अगर फिर इसको स्टार्ट करता हूँ इंस्टेंस, पहले तो इसको सेलेक्ट करना है, कर लेना है जिस पे भी ऑपरेशन करना है हमें, देन फ्रॉम द इंस्टेंस स्टेट स्टार्ट करना है। अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे देख पाओगे कि वो नया IP मिल जाएगा। वो पेंडिंग स्टेट में है इसलिए वो असाइन नहीं हुआ है। देखिए रनिंग स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे चेंज हो गया IP एड्रेस, राइट, 65.148.173। ये इस तरह का मतलब लिमिटेशन है। अगर मैं इलास्टिक IP एड्रेस यूज करना है मुझे, ये हमने जो असाइन किया है इसी के सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसोसिएट दिस इलास्टिक IP एड्रेस। अगर मैं ये ले लेता हूँ, इसको अटैच कैसे करना है, यहाँ से आप इंस्टेंस पे से क्लिक करना है, आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा सर्वर का। अभी हमें किसको अटैच करना है, डेमो डेवॉप्स VPC EC2, इसको क्लिक सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और एसोसिएट करना है, सिंपल। ये एसोसिएट हो गया। अभी मैं वापस आता हूँ सर्वर पे, ये IP चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो हमने परचेस किया है इलास्टिक IP एड्रेस, अगर इसको मैं फिर से स्टॉप करता हूँ स्टार्ट करता हूँ ना, ये IP चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसे ही रहेगा 5252.242। स्टॉप हो गया, अब इसको मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये चेंज नहीं होगा, 52.242 है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस।
तो सर हम ये कंपनी में जैसे अगर यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो हम इलास्टिक हर बार करेंगे। वहां पे देखो, अगर आप सिंगल इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो यू कैन गो विद दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस। बट रियल टाइम पे क्या होता है, ऑन द टॉप ऑफ दैट लोड बैलेंसर होता है ना, तो लोड बैलेंसर का डीएनएस एंड पॉइंट जनरेट होता है जो कि चेंज नहीं होता। वो आप डीएनएस एंट्री में मैप कर सकते हो, जो कि राउट 53 सर्विस है डीएनएस मैपिंग के लिए। या फिर आपका डोमेन अगर किसी गोडैडी के पास है या होस्ट गेटर के पास है या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास है, तो वो जो लोड बैलेंसर का एंड पॉइंट जनरेट होगा वो वहाँ पे मैप करवा सकते हो। अगर सिंगल इंस्टेंस यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस। और बाकी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए लोड बैलेंसर और सारे उसको बैलेंस करेंगे, मतलब कि वो चेंज नहीं होने देंगे, है ना? हाँ, आपका एंड पॉइंट लोड बैलेंसर पे रहता है ना। लोड बैलेंसर के बैकएंड में क्या चल रहा है वो ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर हैंडल करता है। वो हम कल सॉरी कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे पे कवर करेंगे लोड बैलेंसर वाला कंसेप्ट, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको ठीक। कि लोड बैलेंसर और EC2 जब हम सेटअप करते हैं तो वो ट्रैफिक कैसे फ्लो होता है। देखिए ये रनिंग स्टेट हो गया, फिर भी आईपी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। दैट इज अ इलास्टिक आईपी एड्रेस। अभी मैं इसको रिलीज कर देता हूँ ताकि मुझे अननेसेसरी बिल ना आए। रिलीज कैसे करना है, वो वाला आईपी कॉपी कर लीजिए, वापस उस सेक्शन में आइए इलास्टिक आईपी एड्रेस का, यहाँ से सर्च कर सकते हो। ये वाला मिल जाएगा यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको डी एसोसिएट करना है फर्स्ट। ठीक है, डी एसोसिएट मतलब क्या होगा, आपका जो भी सर्वर पे अटैच है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर से आपको सर्च करके उसको रिलीज करना है। ये रिलीज करना है यहाँ से, तो वो अपने अकाउंट से ही निकल जाएगा वो, तो बिल नहीं आएगा वो हिसाब से। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आईपी चला जाएगा इधर से, और बाय डिफॉल्ट जो भी रैंडमली इनका पूल से पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हमें कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करना है, पुट्टी, आई होप जानते होंगे पुट्टी जो टूल्स है बहुत छोटा, यू कैन इजीली डाउनलोड ऑन द इंटरनेट। अगर आप सर्च कर लोगे डाउनलोड पुट्टी तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा, putty.org से। ठीक है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला क्लिक करके। कनेक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट लगेगा पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, पुट्टी ओपन करना है, यहाँ से आपको ऐड करना है आईपी एड्रेस। देन आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से SSH पे एक्सपांड करना है, उसके बाद ऑथ करके है उसको फिर से एक्सपांड करना है। इसको यहाँ पे दिखेगा आपको क्रेडेंशियल्स। ओके, इस पे क्लिक करके यहाँ पे प्राइवेट की फाइल आपको अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया यूजर नेम पासवर्ड नहीं चलता बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ से जो भी हमने प्राइवेट फाइल डाउनलोड की है ना वो हम यहाँ से अटैच कर सकते हैं, डाउनलोड में रहेगी जो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर लोकेशन है, ये वाला की अटैच कर लेना है। ठीक है, देन आपको जस्ट क्लिक ऑन ओपन, यहाँ पे ओपन करना है। अब ये सर्वर कनेक्ट मैं कर पाऊंगा क्या, इतना टाइम दे रहा है, दैट मीन्स सर्वर कनेक्टिव नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड सिक्योरिटी, सर्वर के सिक्योरिटी ऑप्शन में आना है, जस्ट लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, इसको आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा इनबाउंड रूल्स। आउटबाउंड रूल्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट जो भी ट्रैफिक अलो है वो वैसे ही रहने देना है। इनबाउंड रूल्स में आपको सेटिंग चेंज करनी है ऑलवेज। क्लिक ऑन इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी फायरवॉल रूल्स नहीं है। क्लिक ऑन ऐड रूल्स और यहाँ से आपको टाइप में SSH टाइप करना है इधर से। ठीक है, SSH, यहाँ से आपको SSH मिल जाएगा। यहाँ पे बाकी बहुत सारे सर्विसेज का पोर्ट ऑलरेडी इन लोगों ने प्रीडिफाइन किया हुआ है, जैसे कि DNS, SMTP, ऑल ट्रैफिक, HTTP, योर LDAP का, HTTPS का, SMTP, MySQL, RDP। ठीक है, बहुत सारे जो भी स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स है ना इन लोगों ने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। वो लेने के बाद ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अभी रियल टाइम पे आपको यहाँ पे ना एनीवेयर नहीं करना है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस। ओके,
बिकॉज अभी प्रैक्टिकल के लिए हम यूज कर रहे हो तो वी कैन गो विद दिस एनीवेयर ऑप्शंस। ये सोर्स आप ट्रैफिक डिफाइन कर रहे हो कि इस सर्वर पे एसएसएच ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ ओपन ही नहीं करता हूँ तो जैसे कि आपने अभी देखा कि मुझे अलाउ नहीं कर रहा है वो कनेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे फायरवॉल रूल्स हमें डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। रियल टाइम पे आपको क्या करना है, कस्टम ऑप्शन लेना है और हर कंपनी में एक वीपीएन का आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप नेटवर्क टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, आप विद इन जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है टिकट वगैरह डाल के, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस के लिए हम एनीवेयर करते हैं इसको एंड जस्ट सेव रूल पे क्लिक कर देना है। ये रूल सेव हो गया। अगर मैं अभी फिर से ट्राई करता हूँ इसको, जस्ट आपको ना रिस्टार्ट सेशन किए तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पाओगे कि आपने वो मुझे फिंगरप्रिंट मांग रहा है तो मैं जस्ट एक्सेप्ट। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं ताकि दिखेगा आपको क्लियरली। अपीयरेंस 14, ठीक है। अभी लॉगिन एज यहाँ पे आपको यूजर नेम देना पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा कि विंडोज का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। लिनक्स का मतलब सेंटोस का क्या होता है, रूट। जो भी आप ऑन प्रेमाइसेस फिजिकल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो लिनक्स तो यहाँ पे अमेजोन लिनक्स का यूजर नेम होता है EC2-यूजर, इस तरह का EC2-यूजर। अगर आप उबंटू लॉन्च कर रहे हो तो उबंटू का रहता है उबंटू, ठीक है। यह ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे आप रूट दे तो बेटर, रूट अगर आपने ऐड कर दिया तो वो एरर ये कर देगा। यहाँ पे अच्छा इन लोगों ने डिजाइन भी किया है वैसा है कि लॉग इन एज द EC2 यूजर रादर देन EC2 रूट, ओके। इन्होंने वैसा मैसेज प्रिंट किया होगा ओएस लेवल पे। तो फिर से मुझे वापस जाना पड़ेगा पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करने के लिए। पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे SSH ऑथ क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करके प्राइवेट आईपी एड्रेस अटैच कर दीजिए, प्राइवेट की पेयर, ठीक है, जो भी आपने डाउनलोड किया था। देन चेंज में यहाँ पे अपीयरेंस में जस्ट थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। अभी लॉग इन एज EC2 यूजर, ओके, जो इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है। तो यू कैन सी वी आर सक्सेसफुली लॉग इन। अगर आपको बाकी कमांड चला के देखना है तो देख सकते हो आप, जैसे कि लिनक्स की जो भी कमांड्स है कि कॉन्फ़िगरेशन कितना मिला आपको। स्टोरेज देख सकते हो 8 GB जो बाय डिफॉल्ट है, इतना रिजर्व रखा है उन लोगों ने, ओएस ने, जो भी रिजर्व के ओएस के लिए लगता है ना बाय डिफॉल्ट। और ये मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो जो कि 1 GB के अंदर ही है। ओएस का वर्जन देखना है तो कमांड क्या रहेगा, ओएस रिलीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो cat/etc OS रिलीज अमेजोन लिनक्स, ये वर्जन है 2023 का। और ये बाकी सब चीज़ें डिटेल्स उनका जो भी पैकेज रहेगा ओएस का, ठीक है। एनी डाउट्स टिल नाउ किसी को? सर मैंने यूज किया है तो मैं मोबा एक्सटर्म पे यूज कर रहा हूँ, तो उसमें उसमें भी कर सकते हैं। क्या यूज कर रहे हो आप? मोबा एक्सटर्म मोबाइल एक्सट्रॉम क्या है वो? जैसा पुटी वैसे ही Moba- अच्छा वो क्लाइंट है क्या? हाँ वो हाँ अगर प्रोवाइड करता है तो यू कैन यूज इट, यस। मल्टीपल टूल्स है, आई थिंक यम पुटी भी है। हाँ, ये पुटी भी है हम्म, और ये पुटी भी है, मैं मोबा एक्सटर्म। हाँ, बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं, इट्स अप टू यू कि यूजर क्या यूज करता है। अगर फ्री एडिशन है तो यू कैन यूज दैट। आई थिंक ये मल्टीपल सपोर्ट करता है SSH और RDP भी, तो यस यू कैन यूज दैट एज वेल। जो भी आपको इजी लगे वो यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि वो जो पैकेज है आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, ना कि किसी वायरस वाले वेबसाइट से, ठीक है। कंपनी में भी पॉलिसी वही रहती है कि ऑफिशियली वेबसाइट जो भी रहेगा वही से डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम थिंग वी कैन लॉन्च फॉर EC2 इंस्टेंस विंडोज, ओके। क्विकली लॉन्च कर लेते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ नहीं, बस आपको वहां से OS चेंज करना है। इसको मैं कर देता हूँ लिनक्स।
सेम लॉन्च इंस्टेंस करना है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, डेमो डेवऑप्स विंडोज, ठीक है फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ दिस लिनक्स और उबंटू आपको यहाँ से विंडोज ले लेना है, विंडोज वाला जो भी आपका ओएस आपको लेना है 2020 वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर स्पेसिफिक तो यू कैन चूज, बट एज ए प्रैक्टिस गो विद दिस फ्री टायर एलिजिबल। देन नीचे इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ही रखते हैं जो फ्री टायर एलिजिबल है। अभी की पेयर भी ना यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे ना पीपीके फाइल सपोर्ट नहीं करता है। जब हम विंडोज सर्वर लॉन्च होने के बाद पासवर्ड गेट करते हैं ना एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, तो वहाँ पे पीपीके फाइल सपोर्ट नहीं करता है। ये मैंने लास्ट टाइम पे जब बैच पे पढ़ा था तो वो इशू ट्रिगर हुआ वहाँ पे। ओके, सो क्रिएट न्यू की पेयर हियर लाइक डेमो की विंडोज फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ना फॉर्मेट गो विद दिस पेम फाइल ऑलवेज फॉर द विंडोज मशीन। ओके, एंड जस्ट डाउनलोड इट। ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। देन नेटवर्क सेटिंग्स में आपको डेमो डेवऑप्स वीपीसी जो आपके केस में आपको डिफॉल्ट वीपीसी मिलेगा, यू कैन गो विद दैट। ओके, 17231 सीरीज वाला अभी मैंने ऑलरेडी बनाया है इसलिए मुझे एडिशनल वाला दिख रहा है यहाँ पे, बट यू कैन गो विद डिफॉल्ट वीपीसी। देन सिक्योरिटी ग्रुप्स, अभी यहाँ पे ना मैं न्यू नहीं बनाता हूँ, एग्जिस्टिंग वाला जो हम लोगों ने अभी बनाया वही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप नया बनाना चाहते हो तो यू कैन जस्ट ऐड द नेम जो हमने बनाया था अभी, डेमो डेवऑप्स एसजी। ठीक है, और जस्ट बाकी यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। विंडोज का सर्वर है T2 माइक्रो, सिक्योरिटी ग्रुप भी है और वॉल्यूम भी 30 GB है। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ज़्यादा नहीं। कुछ ज़्यादा ये नहीं हो रहा है ना, मतलब इजी है ना। अगर डाउट्स वगैरह बीच में किसी को है कुछ पॉइंट्स रिलेटेड तो जस्ट पूछ सकते हो। सर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे जैसा बड़ा वैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ, लॉन्च करने का तो मेथड यही है, बाकी बाद में जब हम टेराफॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो फिर वो हिसाब से आपको वहाँ पे वैसा प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैनुअल जो प्रोसेस ओके है तो ये यही है, ओएस वगैरह लॉन्च करना, उसमें इलास्टिक आईपी एड्रेस चाहिए तो अटैच करना, ये सब चीज़ें। तो ये रेडी हो गया है, ठीक है ऑलमोस्ट। विंडोज ये वाला हम क्या करते हैं, इसको पहले ना पासवर्ड, क्योंकि अभी हमारे पास कीपैड है तो कीपैड तो इसको सपोर्ट नहीं करता है विंडोज को, इसको पासवर्ड लगेगा। तो हमें क्या करना है, एक्शन से जाके यहाँ पे ना सिक्योरिटी में गेट विंडोज पासवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ से आपको प्राइवेट की फाइल अपलोड करना पड़ेगा जो अभी हमने डाउनलोड की है। डाउनलोड सेक्शन फोल्डर में जाके ये वाला जो फाइल है ना ये यहाँ पे अटैच कर देना है, और इसको जस्ट डिक्रिप्ट करना है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली पासवर्ड जो रैंडमली जनरेट होता है बैकएंड में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट कॉपी दैट, और मैं क्या करता हूँ, अलग सेक्शन में जाता हूँ मेरे टैब में, यहाँ से मैं इंस्टेंस में जाता हूँ और विंडोज सर्वर का आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लॉगिन करना है ना। तो यहाँ से, तो उसके पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अभी लिनक्स के लिए हमने क्या ओपन किया था, पोर्ट SSH। विंडोज के लिए क्या रहेगा, किसी को आइडिया है? HTTPS। नहीं नहीं, हमें RDP करना है ना। जैसे लिनक्स पे हम क्या करते हैं, SSH करते हैं, विंडोज के लिए क्या करते हैं, या आपने विंडोज R प्रेस किया और MSTSC किया तो यहाँ पे आपको ऐसा प्रॉम्प्ट आता है विंडोज मशीन का, रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप, तो इसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा, 3389। ठीक है, तो ये आपको ओपन करना है सिक्योरिटी ग्रुप में जाके। फर्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप आप इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो।
इनबाउंड रूल्स में सेम प्रोसेस रहेगा फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करने का। यहाँ से आप ऐड रूल्स करके यहाँ पे सर्च करिएगा आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। आरडीपी ये 3389 इसका पोर्ट नंबर रहेगा। प्रैक्टिस के लिए आप एनीवेयर कर सकते हो, बट जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ऑफिस में आप जो भी वीपीएन का आईपी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। जस्ट क्लिक ऑन सेव रूल्स। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन। अभी वापस हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर का आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। ये आपको ओपन करना है, आइदर आप लैपटॉप से कैसे ओपन कर सकते हो, विंडोज जो भी लोगो रहता है ना वो विंडोज प्रेस करके यहाँ पे आप रिमोट भी सर्च कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। लैपटॉप थोड़ा सा स्लो है इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। या फिर विंडोज आर शॉर्टकट प्रेस करके आपके कीबोर्ड से MSTSC टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का ये आ जाएगा रिमोट डेस्कटॉप। यहाँ पे आपको सर्वर का आईपी एड्रेस पेस्ट करना है, जो विंडोज सर्वर का आपका जो आईपी एड्रेस है ना ये वाला, कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आके ये पासवर्ड पेस्ट कर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यूजर नेम तो याद रखना बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, विच इज़ फाइन। सो नाउ आई कैन जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। तो ये मुझे डायलॉग बॉक्स पॉपअप करेगा जो कि यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे वो पासवर्ड जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट एंड वो वैसे ही सेम फिंगरप्रिंट पूछेगा, पासवर्ड SSL सर्टिफिकेट का, जैसे एक्सेप्ट कर लेना। और विंडो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है ना, बिकॉज इट्स अ हैवी प्रोसेस। लिनक्स का कैसे कमांड लाइन होता है मिनिमम, तो वो फटाफट हो जाता है काम। ठीक है। तो ये देखिए सेशन आपका ओपन हो गया है विंडोज मशीन के अंदर यहाँ पे। ये और फिर से प्रॉपर लोड हुआ नहीं है, यहाँ पे वो प्रॉपर इंस्टेंस टाइप वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। अगर मैं यहाँ से फोल्डर एक्सप्लोरर ओपन करूँ ना, तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये देखो 30 GB का तो स्टोरेज मिला है, ठीक है। और बाकी फिर आपको जो भी इंस्टॉल करना है होस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इनका बैकएंड से कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिश हो जाता है, आपका आईपी एड्रेस, इंस्टेंस आईडी, होस्ट नेम वगैरह जो भी है। ओके, तो इस तरह से हमने लिनक्स और विंडोज़ का लॉन्च कर लिया है। तो आप जस्ट बिफोर टुमारो, टुमारो नहीं, अभी नेक्स्ट सेशन तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा, ठीक है। तो उसके पहले आप मैं कुछ लिंक्स आपको भेजता हूँ रीड करने के लिए, जस्ट गो थ्रू दैट। एंड इसका भी जिन लोगों को मतलब प्रोसेस पता नहीं है, जो किसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो जस्ट एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। लिनक्स का मशीन कैसे लॉन्च करना है और विंडोज़ का इंस्टेंस कैसे लॉन्च करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इसमें हम बाकी उसका जो भी एडिशनल ऑपरेशंस है, इसमें बैकअप कैसे लेना है इसका, या फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स में और कुछ चीज़ें रूल्स कैसे ऐड करना है, ठीक है। बैकअप लेके फिर उसको अगर किसी और AWS के अकाउंट में माइग्रेट करना है तो वो कैसे करना है माइग्रेशन, ठीक है। वो तो डाउट्स होगा ना आपका, माइग्रेशन माइग्रेट कैसे करना है एक VM अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। बाकी इस पे एडिशनल EBS वॉल्यूम कैसे अटैच करना है या फिर उसको अपग्रेड कैसे करना है, वो सब चीज़ें ऑपरेशंस वगैरह हम देख लेंगे उसमें, ठीक है। बट मेनली जो भी आपको किसी स्पेसिफिक EC2 के साथ अगर कुछ ऑपरेशन करना है ना, कुछ एक्शन, तो मेक श्योर कि वही इंस्टेंस आप सेलेक्ट करो, ओके। अगर आपने अननेसेसरी ये वाला चेकबॉक्स ऑन कर दिया ना, मतलब सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप रिबूट किया,
तो सारे सर्वर रिबूट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो गलती मत कर लेना, यहाँ से जो भी स्पेसिफिक है वही पे सेलेक्ट कीजिएगा चेकबॉक्स, और फिर उसको ऑपरेशन आप कर सकते हो, स्टॉप रिबूट वगैरह जो भी करना है आपको। Yeah, I think that's all for the today's session. और कुछ डाउट है क्या बिफोर रैप अप? तो वो सिक्योरिटी ग्रुप में जैसे हम लोग जाके पोर्ट सर्वर इनेबल करते हैं, जैसे लिनक्स के लिए हमने SSH पोर्ट जो 22 है वो इनेबल किया। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट लाइक EC2 हमको लॉन्च करना है, तो हमको हर बार वो सिक्योरिटी में उनका पोर्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। पोर्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे अगर सर्विस का नाम दे दिया ना वहाँ पे, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन मोर टाइम। अभी देखो यहाँ पे, ये देखिए लिनक्स का है, उस पे अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हो ना, सिक्योरिटी ग्रुप सेक्शन में इसको ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में आते हैं ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ सर्विस ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। लेट्स से कि यहाँ पे अब DNS का है, HTTP है, HTTPS है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स से कि अभी जेनकिन सर्वर से जो कि टॉम जावा बेस है, उसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है 8080। तो यहाँ पे अगर आप जेनकिन सर्च करोगे ना तो वो नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो मॉड्यूल डिजाइन किया है ना सिक्योरिटी ग्रुप्स का, बाय डिफॉल्ट कुछ ही जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो यहाँ पे ऐड किया है, प्रोटोकॉल जो सर्विस का प्रोटोकॉल्स होते हैं, पोर्ट नंबर, ठीक है। अगर उसके अलावा कुछ आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कस्टम TCP। और जो भी आपका पोर्ट नंबर रहेगा, लेट्स से जेनकिंस के लिए 8080 है डिफॉल्ट, तो वो पोर्ट नंबर यहाँ पे दे के किस IP के लिए ओपन करना है वो IP यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एंड सेव करना पड़ेगा। स्पेसिफिक आईपी देना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको एनीवेयर कर देंगे तो वो सारे के लिए पोर्टेबल हो जाएगा। एनीवेयर नहीं करना है प्रैक्टिस, सॉरी रियल टाइम पे, जस्ट डे, ये हमारा प्रैक्टिकल है तो इसलिए मैं एनीवेयर कर रहा हूँ, बट आपको नहीं करना है हो। ये जो भी आपका EC2 इंस्टेंस है, ये मेरा यूजर है, लेट्स से इसको अटैच लेयर रहेगा आपका सिक्योरिटी ग्रुप से। अभी अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ ना, लेट्स से कि मैं एप्लीकेशन URL हिट कर रहा हूँ, जो भी आपका वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट का URL, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में अगर HTTP पोर्ट या HTTPS पोर्ट ओपन रहेगा आपका ATF443, तो ही ये यूजर आपका URL एक्सेस कर पाएगा उसके नेटवर्क से। अगर ये ब्लॉक है तो वो ऑब्वियसली उसको एरर, मतलब वो वर्क ही नहीं होगा, 404 या कुछ अलग ही टाइप का एरर आएगा, राइट, जो भी नॉट फाउंड वगैरह समथिंग, या कुछ अलग ही इनका वेब ब्राउजर का पेज आ जाएगा जो वर्क नहीं होगा उस केस में। इसलिए अगर आपका ये एक्सटर्नल फेसिंग एप्लीकेशन है तो आपको इनबाउंड रूल्स में HTTP एंड HTTPS पोर्ट ओपन करके उसको एनीवेयर रखना है इस केस में, क्योंकि ये वेबसाइट आप चाहते हो, जैसे कि अभी मैं ये सभी वेबसाइट लोग यूज कर रहे हैं। यस, पब्लिक नेटवर्क पे लोग Public कोई भी में यूज करे कोई इसको, भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये वेबसाइट ओपन कर पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ इंटरनल वेबसाइट हो जो कि बाहर से ओपन नहीं रहता है, उस केस में हम बाहर से नहीं कर पाएंगे, जो कि प्राइवेट नेटवर्क में चलता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि VPN के अंदर ही वर्क होता है। अगर मान लो कि ये यहाँ पे मुझे SSH पोर्ट ओपन करना है जस्ट मेरे स्पेसिफिक IP एड्रेस के लिए, अभी मैं घर पे बैठा हूँ तो मेरा वहाँ का IP एड्रेस ये है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मुझे यही IP एड्रेस SSH एज ए इनबाउंड रूल्स में देना पड़ेगा। यहाँ पे आप तो एनीवेयर नहीं इसका कर मतलब सकते। कि फिर हम इसी आईपी एड्रेस का एक्सेस दे रहे हैं सिर्फ, है ना? यस, यस, वही तो आदमी जो यहाँ इस IP रेंज का हाँ, रहेगा। जो ये आईपी एड्रेस पे बैठा है वही सिर्फ उस इसी इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा, है क्या सही? यस, 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 यस। अगर मैं ये कमांड रन करूँ ifconfig.co, तो यहाँ पे मेरा जो भी नेटवर्क IP एड्रेस है ना वो मिल जाएगा। अगर ये आप चला के देखो आप, तो आपको मे बी आपका जो भी प्रोवाइडर रहेगा उसका IP वहाँ पे शो करेगा।
तो ऑर्गेनाइजेशन में हम हमेशा जब सिक्योरिटी इनबाउंड में पर्टिकुलर आईपी जो मान लीजिए यूज कर रहा है उसी को फॉलो करेंगे, मतलब उसी यस को यस, एक्सेस दे। उसी को ये एक्सेस एक- देना है। लेट्स से मान लीजिए अभी मैं इसको एनीवेयर के जगह पे क्या करता हूँ, सिर्फ मेरे आईपी एड्रेस को एक्सेस देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माई आईपी करता हूँ ना, तो वहाँ पे माई आईपी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। देखिए ठीक है, जो भी हमने देखा। अगर मैं इसको अभी सेव करता हूँ यहाँ पे, आपके पास विंडोज मशीन होगा ना, हाँ सर, विंडोज। तो विंडोज में यहाँ पे आरडीपी ओपन करके यहाँ पे ट्राई करो तो एक्सेस हो रहा है क्या? कौन सा आईपी एड्रेस? ये वाला 13 डॉट, मैं चैट बॉक्स में डालू क्या इधर, या अपने ग्रुप पे? हाँ, चैट बॉक्स में डाल देंगे, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर। आपके लिए वो नहीं वर्क करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जस्ट मेरे आईपी एड्रेस के लिए अलो किया है आरडीपी। हाँ, तो मैं वो उस विंडोज मशीन जो आपने लॉन्च किया अभी विंडोज, वो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अभी, है ना? क्योंकि मैंने आपके आईपी के लिए ओपन ही नहीं किया है। अभी अगर इवन आप आपने की नहीं शेयर मैं किया है। ये एक्सेस कर लेता है यहाँ से। अगर आपका पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे दोगे अभी, तो मैं क्विकली ऐड करके दिखा देता हूँ, फिर आपको एक्सेस हो जाएगा वो ओके, मैं अपना ब्राउजर का। सर आप की भी शेयर करना पड़ेगा। नहीं, ये जैसे हमें ट्रैफिक कनेक्टिविटी देखना है। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स का क्वेश्चन था ना, उनका अंशु का, अंशु ने पूछा है ना। हाँ सर, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, चेकिंग द प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल। नहीं, आप कहाँ पे हिट कर रहे हो? मैं ब्राउजर में ये आईपी एड्रेस को हिट किया और पेस्ट करके ना वो ना ना ना, ब्राउजर में नहीं करना है। अभी हम इन लोगों ने कुछ इंस्टॉल किया ही नहीं ना इस आईपी पे, ना हमने कोई वेब सर्वर इंस्टॉल किया, कुछ नहीं किया, वो तो नहीं चलेगा। मैं आपको बोल रहा हाँ, था, आप आरडीपी करके देखिए आपके लोग मशीन से। ओके ओके ओके, आरडीबी मतलब, हाँ मैं समझ गया। तो मुझे एक वर्चुअल हाँ, जैसे आप विंडोज प्रेस करके रिमोट सर्च हाँ, करिएगा। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस आप यही बोल रहे हैं ना, इसको ओपन कर। यस यस यस, और वहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड करके ये करिए, उसको कनेक्ट करने का ट्राई कीजिएगा, वो मैंने होगा उस ही पर नहीं। कनेक्ट पे क्लिक किया, है ना? हम्म, इस पे ये जो आपने आईपी एड्रेस दिया उसको पेस्ट करके डाल दिया कंप्यूटर में और देन कनेक्ट करता हूँ, है ना? यस यस। पहले खाना फिनिश करो, उसके बाद जो हम लिख लेंगे, थोड़ा सा है फिनिश कर लो, थोड़ा सा है। सॉरी राहुल, आपका पूरा नाम क्या है? पाटिल सर, राहुल पाटिल। राहुल पाटिल। ग्रुप में हो क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। वही मैं देख रहा था कि मतलब कौन ज्वाइन कर लिया। आपने ये किया है क्या पेमेंट वगैरह? नहीं किया अब तक। ठीक है, कर देना, ताकि वैसे ठीक मैं है। अलाउ नहीं करता हूँ टू बी फ्रैंकली। हाँ सर, वो एरर आ गया, रिमोट डेस्कटॉप कैन नॉट कनेक्टेड टू द रिमोट कंप्यूटर फॉर वन ऑफ दीज रीजन, रिमोट एक्सेस टू द सर्वर इज नॉट इनेबल्ड, रिमोट कंप्यूटर इज टर्न ऑफ और रिमोट कंप्यूटर इज नॉट हाँ, अवेलेबल ऑन द नेट। अभी देखिए, अगर मैं अभी फिर से अगर सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करता हूँ ना आपके आईपी के लिए, या फिर लेट्स से कि पब्लिक ही करता हूँ। मैं अपना आईपी देता हूँ आपको, आईपी कॉन्फ़िग करके ही ना? हाँ, या फिर व्हाट इज माय आईपी एड्रेस भी सर्च कर सकते हो। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में डाला।
होगा। चैट बॉक्स में डाल देगा एक मिनट। इसका मतलब खाली है। 103.57.172.30 यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करिएगा, RDP कस्टम एंड देन योर IP एड्रेस। ये डायरेक्टली उसको /32 कीजिए CIDR सिंगल IP एड्रेस के लिए और इसको सेव कर दीजिएगा। अभी ट्राई करो। हाँ, फिर से कनेक्ट करूँगा ना। हाँ, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, यानी इसका मतलब ये हाँ connect हो मतलब गया। कनेक्टिविटी हो गया है। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज कर सकते हो।